लेट मी आस्क यू, आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम का सिलेक्शन कैसे करते हैं? क्या आप स्कीम की सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं या रेटिंग देखते हैं? अगर आप डीप डाउन जानना चाहते हैं, आप ऑब्वियस पैरामीटर्स को छोड़ के कुछ नए तरीके अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करने का ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। इस वीडियो में मैं आपको 5 नए तरीके बताऊंगा, जिससे आप एक सही म्यूचुअल फंड स्कीम अपने निवेश के लिए चुन सकें। Hello everyone, my name is Shobhit. I'm a Finviz growth expert and founder of Finviz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे क्रिटिकल पार्ट हो सकता है एक म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन का, वो है उस स्कीम का AUM या एसेट अंडर मैनेजमेंट। उसकी स्कीम में कितने निवेश के पैसे हैं वो भी स्कीम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। क्रिसिल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि एयूएम ऑफ ए स्कीम कैसे उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको डिटेल में समझें। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है, मैं उसका लिंक यहां छोड़ दूंगा, आप उसको जरूर देखें। इन ए नटसेल आपको ये समझना है कि जैसे जैसे स्कीम का एयूएम बढ़ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कम होते जा रही है। ऐसा क्रिसिल के रिपोर्ट ने पब्लिश किया है। तो अगर आप बहुत बड़े एयूएम साइज के स्कीम्स को ले रहे हैं, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं कि उस स्कीम में आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना आ पाए। छोटे एयूएम की स्कीमें, मिडिल साइज एयूएम की स्कीमों में आपको बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, और मैं चाहता हूं कि आप इस क्राइटेरिया को भी जरूर समझें और इसको एक्सप्लोर करें। तो अगर आप एक मिड कैप फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो जो टॉप 2-3 एयूएम वाली स्कीम्स है उस कैटेगरी में, उसको अवॉइड करना ही बेहतर होगा। तो ये पहला चीज है जो मैं चाहता हूं कि आप उसको ध्यान में रखें जब आप एक इस म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं। जो दूसरा पैरामीटर मैं चाहता हूं आप देखें जब आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल भाषा में क्या है दोस्तों? ये हमको दर्शाता है कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस कितना वॉलेटाइल है, या उसकी एनएवी का मूवमेंट कितना ऊपर नीचे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम है या ज्यादा है, ये आपको समझना है डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप वन टाइम या लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीमें सेलेक्ट करनी चाहिए जहां स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो। अगेन आपको ये समझना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जब आप क्राइटेरिया को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव होनी चाहिए। आप स्मॉल कैप फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन को लार्ज कैप फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन से नहीं कंपेयर कर सकते। तो उस कैटेगरी में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं से एक फ्लेक्सी कैप फंड में, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जिस स्कीम्स के स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो, वो आपके लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर हैं। अगर आप एसआईपी में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको ऐसी स्कीमों को सेलेक्ट करना चाहिए जहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर एनएवी का मूवमेंट भी ज्यादा होगा, और अगर एनएवी का मूवमेंट बहुत वॉलेटाइल है, तो आपके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा एवेन्यू हो सकता है, ताकि आपका निवेश ऊपर नीचे हर जगह पे प्राइस कैप्चर कर पाए और आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सटेंशियली कम हो पाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो दूसरा पैरामीटर मैं चाहता हूं दोस्तों आप उसको देखें जब आप स्कीम का सिलेक्शन कर रहे हैं। जो तीसरी चीज मैं चाहता हूं आप देखें या और समझें, वो है कैटेगरी ऑफ स्कीम्स। बहुत बार हम जो टेक्निकल नाम्स है उन पे कंफ्यूज पैदा हो जाती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? सेबी ने एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए हैं वेरियस कैटेगरी ऑफ स्कीम्स में। जैसे एक लार्ज कैप फंड है तो वो 80% ऑफ द मनी सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाता है। एक मिड कैप फंड है तो ज्यादा पैसा वो मिड कैप में लगाता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग मतलब आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे जो आपको एक स्कीम में या एक कैटेगरी ऑफ स्कीम में मिलेंगे, और फिर आपको दूसरे कैटेगरी ऑफ स्कीम्स में भी मिलेंगे। तो मैं आपको थोड़े एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आप देखेंगे कि अगर आप एक लेट्स से आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ले रहे हैं,
और एक मिड कैप फंड ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लार्ज एंड मिड में 35% लार्ज कैप में करना है और 35% मिड कैप में करना है। तो आपको लार्ज मिड दोनों इस फंड में मिल रहा है, और मिड कैप फंड देख रहे हैं तो वहां पे एटलीस्ट 65% जो है मिड कैप में है। तो अगर आप लार्ज मिड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और मिड कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा ओवरलैपिंग है, और इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो आप वैल्यू फंड देखिए और कॉन्ट्रा फंड देखिए। दोनों का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो काफी हद तक सेम होता है, क्योंकि आप देखें तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी विद एटलीस्ट 65% इन स्टॉक्स एंड स्कीम फॉलोज कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी विद एटलीस्ट 65% इन स्टॉक्स। सो कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी और वैल्यू स्ट्रेटेजी में काफी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन दोनों वैल्यू पिकिंग है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे भी अगर आप दोनों स्कीमों में निवेश कर रहे हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को सफिशिएंटली डाइवर्सिफाइड नहीं कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको भी ध्यान में रखें जब आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम की सिलेक्शन कर रहे हैं अपने निवेश के लिए। आप सिर्फ थ्योरेटिकल डेफिनेशन पे ना जाएं, आप स्कीम के पोर्टफोलियो को ध्यान से देखें और आप देखें कि उसमें कितना ओवरलैप हो रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक पिकिंग। तो एक पोर्टफोलियो में अगर 50 स्टॉक्स हैं, दूसरे में 40 स्टॉक हैं, तो कितने दोनों में कॉमन स्टॉक्स हैं, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने दोनों स्कीमें ले ली और दोनों में 70-80% स्टॉक्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो आपके निवेश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप थ्योरेटिकल कॉन्ट्रा फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड के अलावा पोर्टफोलियो लेवल पे भी जाके डेफिनेशन को देखें, ताकि एक बेटर आप स्कीम अपने निवेश के लिए सेलेक्ट कर सकें। जो चौथी चीज मैं चाहता हूं देखें वो है एज ऑफ द फंड। एज ऑफ द फंड क्या होता है दोस्तों? कितने समय से वो स्कीम मार्केट में है। अगर आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसी स्कीमों को कंसीडर करें जो एटलीस्ट मार्केट में 3 साल या ज्यादा से है, ताकि आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड मिल सके कि फंड मैनेजर ने कितने हद तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और अपनी स्टॉक पिकिंग को जस्टिफाई किया है, और वो क्या रिजल्ट दे पा रहा है या नहीं। जब आप डेट स्कीम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 ईयर एंड 1.5 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। पोर्टफोलियो में जो सिक्योरिटीज हैं उनकी रेटिंग्स को देखें, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि आपने सही म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट किया है या नहीं, या सही म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर पाएंगे। जो लास्ट पॉइंट है जो आपको कंसीडर करना चाहिए, वो एक सब्जेक्टिव हो सकता है, जो जिसको मैं कहता हूं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट। एक फंड मैनेजर कैसे पोर्टफोलियो बना रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके स्कीम सिलेक्शन में। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मिड कैप फंड का है, अगर आपका फंड मैनेजर बहुत समय तक लार्ज कैप फंड्स में निवेश कर रहा है, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में है, क्योंकि इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो खुद से बना रहा है। तो अगर उसने फंड मैनेजर को मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करने को दिया है, तो उसको मिड कैप में ही निवेश करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा, ना कि लार्ज कैप में। ऐसा मेरा मानना है। तो आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट को भी ध्यान से देखें। आप ये भी देखें कि क्या फंड मैनेजर ने सफिशिएंटली पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक या एक पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा कंसंट्रेशन तो नहीं है, क्योंकि वो भी आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है। तो ये पांचों चीजें अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों और समझेंगे, तो मुझे लगता है आप एक सही म्यूचुअल फंड स्कीम अपने निवेश के लिए सेलेक्ट कर पाएंगे, और ये आपको एक सही दिशा में ले जा सकता है। को अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों, अगर ये आपके लिए यूजफुल हो, तो मैं चाहता हूं आप हमें थम्स अप दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में भी ला पाएं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।